पुराने पीसी को फिर से जिंदा करना हो, पीसी को अपग्रेड करना हो या फिर गेमिंग करना हो, सारे मामलों में एसएसडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एसएसडी मार्केट में है और किस एसएसडी का सिलेक्शन आप सभी को करना चाहिए आपके ज़रूरत के हिसाब से। पूरी और सविस्तर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। एसएसडी रिकमेंडेशन भी मेरे एंड से आपको मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे 20 साल के लंबे पीसी रिपेयर करियर में ऐसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी मैंने नहीं देखी जिसके आने से बहुत कुछ बदल गया। ऐसा नहीं हुआ। हर साल नया प्रोसेसर, नया जनरेशन थोड़ा बड़ा बदलाव करके मार्केट में आपको देखने मिलता है। रैम भी DDR1, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे मतलब बहुत ही कछुआ छाप जिसको बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी ने इवोल्यूशन किया पीसी मार्केट में। बट एसएसडी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आने से पीसी मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। इसी एसएसडी टेक्नोलॉजी ने घंटों का काम चुटकी में करने की दमखम रखती है। एसएसडी में सबसे पहले एसएसडी आती है वो है SATA एसएसडी। ये एसएसडी का जो पोर्ट है, इंटरफेस, ये लगभग हार्ड ड्राइव के जैसा ही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे, और एक ही पोर्ट में दोनों भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि ये SATA इंटरफेस पे यूज होता है, यूटिलाइज करती है, SATA इंटरफेस को कनेक्ट होता है, उस वजह से इसका जो स्पीड है हार्ड ड्राइव के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपको ये लगाने के बाद मिलेगा। बट जो ASCII करके कंट्रोलर होता है, जो बेसिकली SATA हार्ड ड्राइव के लिए बनाया गया था, उसी कंट्रोलर का इस्तेमाल ये SATA SSD टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। इसके वजह से भी इसका जो स्पीड लिमिटेशन है, ये लगभग आपको 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड से लेकर 700 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक देखने को मिल जाती है। अभी ये जो एसएसडी मैंने आपको दिखाई है, ये मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंडेड करूंगा जो कि बहुत ही, जिनका बजट एकदम टाइट है और उनका डिमांड उतना नहीं है। परफॉर्मेंस उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया और अपना जो रोज़ाना काम है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पीड मिल गई उनको। ब्राउजिंग करते समय, इंटरनेट पे सर्फिंग करते समय, या फिर छोटा मोटा कोई काम है, रोज़ाना काम, वो करते समय उनको एक अच्छी और डिसेंट स्पीड मिलनी चाहिए। इसका जिसका मतलब इंटेंशन है, उन सभी लोगों को ये एसएसडी लगवानी चाहिए। साथ ही में जिनके पुराने पीसीज है, जिनके मतलब काफ़ी साल हो गए उनको पीसी लिए, उनको भी ये एसएसडी सिलेक्ट करनी चाहिए SATA इंटरफेस वाली, ताकि दोस्तों ये एसएसडी जो है इसका कंपैटिबिलिटी बहुत ही वाइड है और लगभग सारे पीसी में ये एसएसडी बैठ जाती है। ये भी एक वजह है। तीसरी वजह इसकी ये है कि ये कंपेयर टू अदर जो फॉर्म फैक्टर्स ऑफ एसएसडीज है, उनके मुकाबले इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही कम है। तो जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो इस एसएसडी में आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। आप इस एसएसडी के साथ जा सकते हैं। कौन से ब्रांड आपको खरीदना चाहिए, वो क्यों खरीदना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन वाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़, हर एक मुद्दे वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो SATA SSD का एक लिमिटेशन जो है 500 या 700 मेगाबाइट्स पर सेकंड, इसको ब्रेक किया जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी NVMe Gen 3 ने।
NVMe Gen 3 दोस्तों नीचे मैं पिक्चर डाल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट मेरे पास अभी नहीं है आपको शो करने के लिए। NVMe Gen 3 ये टेक्नोलॉजी ने पूरा पीसी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, पूरा पीसी मार्केट की तस्वीर ही बदल डाली। बड़े बड़े गेम्स की भूख थी, परफॉर्मेंस उनको रियल टाइम चाहिए होता है, बड़े बड़े एप्लीकेशंस है, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर है, आप यूट्यूबर है, तो आपकी जो भूख जो बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव पूरी नहीं कर पा रही थी। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने परफॉर्मेंस के जो भूखे थे जितने भी लोग, उनकी भूख कमी करने का काम NVMe Gen 3 ने किया। अभी NVMe Gen 3 पे हम लोग आगे आते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो SATA इंटरफेस वाली SSD मिलती है, इसमें दूसरा और एक फॉर्म फैक्टर भी आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं M.2। M.2 एक पट्टी के तरह होती है, रैम के जैसा दिखती है, नीचे पिक्चर में आपके लिए डाल देता हूं। M.2 और SATA 2.5 SSD में बड़ा कोई बदलाव नहीं है, परफॉर्मेंस आपको जस के तस ही मिलती है। हाँ, वो इनसाइड आप लगा सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, बट वो कम जगह में फिट हो जाती है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन था SATA 2.5 SSD का, वो था M.2, बट कहीं ना कहीं जो ज़रूरत थी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भूख थी हमारी, वो M.2 से भी नहीं मिट रही थी। तो फिर M.2 आप कदापि ना ले, क्योंकि M.2 अगर लेना चाहते हैं तो जो 2.5 वाली SSD है ये आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी। ये और वो M.2 वाली SSD कहीं ना कहीं एक ही स्पीड आपको देगी, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग M.2 का हायर साइड जाता है, इसका बहुत ही कम प्राइसेस में आपको मिल जाता है। तो अगर SATA SSD लेने का आप मन बना रहे हैं तो गो विथ 2.5 SATA SSD। कुछ अच्छे रिकमेंडेशन मैं आपको आगे वीडियो में देने जा रहा हूं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो M.2 ने दोस्तों मार्केट की ज़रूरत को पूरा नहीं किया, तो फिर आगे आया Gen 3 NVMe इंटरफेस। NVMe इंटरफेस ज़्यादा करके जो लेटेस्ट पीसीज है, जो जिन्होंने भी 2-3 साल के अंदर के पीरियड में पीसी को खरीदा है, उन सभी पीसी में आपको NVMe का स्लॉट वो मिल जाएगा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, खास करके SSD के ज़रूरतों को दिमाग में रख के बनाया हुआ है। तो इसका जो स्पीड है वो आपको बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्पीड आपको इसमें मिलता है। कहाँ 500 और 700 के बीच में घूमने वाला परफॉर्मेंस स्पीड आपको SATA SSD में मिल रहा था, और अभी आपको जो स्पीड मिलने जा रहा है वो 10 गुना ज्यादा स्पीड आपको मिलने जा रहा है Gen 3 NVMe SSD में। और Gen 3 NVMe SSD आए हुए कुछ साल हो गए हैं अभी। उसके बाद जो NVMe का नेक्स्ट जनरेशन जिसको बोल सकते हैं आप, वो है Gen 4। Gen 4 जो SSD है वो जो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, उन सभी लोगों को PCI NVMe Gen 4 को इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका जो स्पीड का रिक्वायरमेंट है वो यूं फटाक से पूरा हो जाता है। Gen 4 में आपको PCI Express का 4 लेन यूज करने को मिलता है। मैं आपको इसमें PCI Express NVMe 4x4 आपको लेते समय अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो SSD है वो PCI Express के 4 लेन को एट ए टाइम यूज कर सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं, कोई हाईवे पे आप चल रहे हैं, हाईवे सिर्फ 2 लेन का है, तो जो
बसेस, नंबर ऑफ बसेस है या फिर व्हीकल्स है, वो जाना और आने के लिए ट्रैफिक बन सकता है। कुछ उसी तरह से भी डेटा का जो फ्लो है, जितने ज़्यादा लेंस उसको मिलेंगे जाने के लिए और आने के लिए, उतना फास्ट डेटा आएगा और जाएगा। ट्रैवलिंग जो है डेटा का वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो एकदम फास्ट होगा। तो NVMe Gen 4 जो SSDs है बाय करते समय जहां देखने को मिलता है, उस SSD का जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली बाकी के भी जितने भी SSDs मार्केट में आपको मिलेंगे, उन सभी SSDs के मुकाबले आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड वहां पे मिलने जाने वाली है। तो आप अगर बहुत ही अच्छा स्पीड चाहते हैं और एकदम फास्ट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके PC से, तो PCI Express Gen 4 NVMe का SSD ही आपके PC पे आपको लगवाना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये जो SSDs है ये कंपैरेटिवली महंगी आपको मिलती है, आपके जेब को ये थोड़ी भारी होती है। बट जहां सवाल आता है एकदम रियल टाइम परफॉर्मेंस का, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। NVMe SSD में आपको DRAM वाली SSD को लेना चाहिए। अब ये DRAM जो होता है ये एक डेडिकेटेड मेमोरी के तरह SSD के लिए काम करता है। उसकी अपनी खुद की मेमोरी होती है। जो PC का मेमोरी है उस पे ये SSD निर्भर नहीं करती है, क्योंकि PC के मेमोरी पे अगर निर्भर करना है तो यहाँ से डेटा फ्लो होगा PC के मेमोरी के पास। PC के मेमोरी के पास वो डेटा जाने के बाद वहाँ प्रोसेस होगा, फिर वो वापस PC SSD को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगी। तो ये जो टाइमिंग है इसमें बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है और उसके वजह से बहुत सारे जो SSD मैन्युफैक्चरर्स है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है SSD में, उन्होंने DRAM को अपने SSD के अंदर ही बिठा दिया है। तो इसका फ़ायदा यह होता है कि वो SSD PC पे अभी कदापि निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो खुद का काम खुद कर लेती है और आपको एकदम भयंकर, एकदम फास्ट रियल टाइम परफॉर्मेंस देने के लिए वो SSD सक्षम होती है। हाँ, जो DRAM वाली SSDs है ये आपको महंगी मिलती है। तो आप जब PCI NVMe SSD लेने की सोच रहे हैं तो DRAM वाली SSD आप लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दोस्तों, कुछ SSDs होती है जो PCI NVMe में भी आपको देखने को मिलेगी, जो HMD प्रोसीजर को यूटिलाइज करती है, कंट्रोलर का यूटिलाइज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो SSD का खुद का तो DRAM नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग किया होता है फर्मवेयर में, जो कि जो आपके PC का मेमोरी है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता है, जिसको हम लोग HMB को होस्ट मेमोरी बफर बोलते हैं। वो SSD आपको कंपैरेटिवली कम दाम में मिल जाती है। बट यहाँ पे जिसको मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए उनको बोलूँगा कि आप DRAM वाली SSD ले। DRAM लेस वाली SSD भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपका कोई ऐसा खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है और आप जो नॉर्मल यूज़र है, तो फिर आप DRAM लेस वाले SSD के साथ आराम से जा सकते हैं। और जिसका परफॉर्मेंस ही एकमात्र उद्देश्य है, उसे लोगों को विथ DRAM वाली SSD को खरीदना चाहिए। मार्केट बहुत मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ, बहुत सारे PC वेंडर के पास मेरी रोज़ाना बैठक होती है, मिलना जुलना होता है। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हर आए दिन है ना मार्केट में एक SSD का नया ब्रांड मिल रहा है आपको देखने के लिए। उस नए ब्रांड में क्या होता है कि वो अंदर जो उसके ये होते हैं, जिसको आप कंट्रोलर बोल सकते हैं, वो कंट्रोलर्स होते हैं जेनेरिक। उसका कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो जेनेरिक कंट्रोलर चाइना से, ताइवान से, मलेशिया से इंपोर्ट ये लोग करवा लेते हैं और उस पर अपना खुद का ब्रांडिंग चिपका देते हैं। तो खास करके दोस्तों मेरे दर्शकों के लिए मैं ये उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो नए ब्रांड्स है SSD में, उनके साथ आप लोग ना जाए।
ऐसे जो नए ब्रांड्स है उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब है एक तो वो जेनेरिक कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं अपने एसएसडीज में। जब तक आपको ये साबित न हो जाए कि उसका रिलायबिलिटी कितना है, आप अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। माफी चाहता हूँ कुछ लोगों को ये सीधा मेरा जवाब अच्छा भी ना लगे, लेकिन नए ब्रांड्स के साथ में किसी एक ब्रांड का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ। नए ब्रांड्स के साथ जाने की वजह, ये सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सीधा ये आपके पॉकेट को असर करने वाला है। नए ब्रांड के साथ ना जाने की एक और वजह है कि इनका जो फर्मवेयर है वो उनके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है। बहुत सारे नामी गिनी जो कंपनियां हैं, लीडिंग एसएसडी मैन्युफैक्चरर्स है, इनके खुद के अपने फर्मवेयर होते हैं। तो फर्मवेयर में क्या क्या होता है, फर्मवेयर में आपको एक तो डिवाइस का जो डेली हेल्थ है वो आपको पता चलती रहती है। उसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी भी डिवाइस हेल्थ चेकर ऐप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी ने अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए जो एप्लीकेशन बनाया है उसमें और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जो खुद का प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को दिमाग में रख के जो ये लीडिंग एसएसडी मैन्युफैक्चरर जब एप्लीकेशन को बनाती है तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन ये जरूरी हो जाता है। सालाना यूज करने के बाद आपको ये भी दिमाग में आता होगा कि हालांकि एसएसडी मैंने लगवाई थी, जब मैंने नई खरीदी तब तो ये एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड में मेरा बूट हो रहा था, और अभी 4-5 साल हो गए और अभी तो मुझे लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड लग रहा है। उसके पीछे ये भी है कि जो आपका एसएसडी है ये किसी सॉलिड, उसके लिए कोई ऐसा ऑप्टिमाइजेशन वाला ऐप है वो आपके पास नहीं है। तो जितने भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है, मैं किसी एक कंपनी का यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लीडिंग एसएसडी मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही रेप्यूटेड ब्रांड के साथ ही आपको जाना चाहिए। हाँ, 2 पैसा आपके अभी ज़्यादा जाएंगे, बट लंबे अवधि के लिए वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा ऑप्शन साबित होने जाने वाला है। तो दोस्तों अच्छे ब्रांड के एसएसडीज के साथ ही जाइए। कोई भी लेबल लाके चिपका देता है मार्केट में, ऐसे ब्रांड्स को आप कदापि ना ले। आगे चीज मैं बात करूंगा दोस्तों वो है वेयर लेवलिंग। वेयर लेवलिंग क्या होता है कि मान लो आपका कोई एक वेयर हाउस है जहाँ पे है ना माल ऐसा बिखरा फिकरा पड़ा हुआ है, तो आपका जो वहाँ पे जो माल स्टोर करने की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं रहेगी। वेयर लेवलिंग में क्या होता है, जो एसएसडीज होती है, स्टोरेज डिवाइसेस है, वो अपने डेटा को डेटा ब्लॉक्स में स्टोर करती है, और वो डेटा ब्लॉक्स हर दिन यूज़ करने के बाद ऐसा बिखरा हुआ हो जाता है। जैसे कि आप बहुत बड़ा आपका वेयर हाउस है, वहाँ पे माल आप फेंकते गए उसको पर्टिकुलरली उसको अरेंज नहीं किया तो आप वहाँ पे एकदम क्योस हो जाएगा, और इवेंचुअली आपके वेयर हाउसेस में जो माल आप जितना भरते थे उतना माल नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे पूरा क्योस कर दिया है और ढंग से चीज़ों को नहीं रखी है। तो वही चीज़ दोस्तों वेयर लेवलिंग में क्या होता है, एसएसडी में चीज़ों को अरेंज किया जाता है। जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं एसएसडी के अंदर, कहीं कोई डेटा ब्लॉक्स मेमोरी सेल्स अगर खाली है, ऐसे ही पड़ी है, हालांकि वो पहले यूज़ की गई है, उस हालत में उस डेटा ब्लॉक्स को यूटिलाइज करने के लिए रेडी किया जाता है। एक हो गया वेयर लेवलिंग। दूसरी चीज़ है दोस्तों ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में क्या होता है, डेटा ब्लॉक्स हार्ड ड्राइव, जब तक हार्ड ड्राइव का ज़माना चल रहा था ट्रिमिंग तो ऑटोमेटिक होता था, लेकिन अभी जो एसएसडी है इसमें क्या होता है, अगर कोई फाइल आपने डिलीट भी कर दी है विंडोज से, तो डेटा ब्लॉक्स में उस फाइल का कुछ अवशेष वहाँ पे अभी भी पड़ा रहता है, वो पूरी तरह से हटता नहीं है। ट्रिमिंग क्या करता है, जो पहले यूज़ की गई डेटा ब्लॉक्स है जितने भी, उन डेटा ब्लॉक्स को एकदम खाली करके उसको रेडी टू यूज़ करने का काम ट्रिमिंग करता है। सो वेयर लेवलिंग और ट्रिमिंग ये दोनों चीज़ें आपको
जो रेपुटेड ब्रांड्स है इनके जो फर्मवेयर से एप्लीकेशन है उनमें देखने को मिलता है। इसलिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो रेपुटेड ब्रांड्स है, कोई भी ब्रांड्स आप ले लीजिए, आप थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लीजिए। फर्मवेयर तो एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ है कि दोस्तों इस फर्मवेयर के ज़रिए आप डिवाइसेस के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। डिवाइसेस के हेल्थ आपको रोज़ाना पता चलने के कारण क्या होता है कि आपका अगर डिवाइस हेल्थ लूज़ कर रहा है और धीरे धीरे वो डेड होती जा रही है, तो उस केस में दोस्तों आप अपना डेटा को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आपका डेटा आप किसी और स्टोरेज डिवाइसेस में मूव करने का प्लान बना सकते हैं। वहाँ पे भी ये मुझे लगता है कि आप रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जाना चाहिए। थर्ड चीज़ है सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इतना पैसा पेमेंट किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हो तो जाहिर बात है कि आपका ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि कल कुछ उस प्रोडक्ट के साथ हो जाए तो आपको इजी उसका रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर होके वो मिल जाना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह है कि आपको रेप्यूटेड ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए। तो इसमें दोस्तों फर्मवेयर की जहां हम लोग बात ही कर रहे हैं तो क्रूशियल में अपना स्टोरेज एग्जीक्यूटिव करके आपको मिलता है। सैमसंग में सैमसंग का मैजिशियन ऐप करके आपको मिलता है। वेस्टर्न डिजिटल में भी आई थिंक WD डैशबोर्ड करके आपको मिलता है। SSD निर्माताओं के तरफ से बनाई गई है। ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने SSDs को ऑप्टिमाइज करके उनको लंबे समय तक आप चला सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। ये मेरा खुद का लंबा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ही क्लोजली इन चीज़ों पे काम करता हूं, इसलिए मैंने भी ये खुद ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सृष्टि का नियम ही है दोस्तों कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ को दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी कम होती जाती है। ये भी SSD भी ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने यूज़ करते करते डेड होता जाता है। तो इसका भी एक मेजरमेंट करने का एक तरीका है। ये तरीका जो है वो TBW टेराबाइट रिटर्न या फिर कुछ साल का, ज़्यादा करके 5 साल तक का आपको वारंटी मिल जाती है लगभग सारे कंपनियों में, या 5 साल या तो फिर आप 350 500 TBWD लेके चलिए। मैं उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर्स होता है कि उतना लंबा आपकी SSD चलने वाली है। तो यहाँ पे ये प्रो टिप ये है कि जितनी कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली SSD आप लेंगे उतना उसके जो लॉन्जेटिविटी है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं आपको PC पे लेके चलता हूँ ये शो करने के लिए। 250 GB का SSD के साथ सैमसंग ऑफर कर रहा है 150 TBW। अगर वहीं आप 500 GB का SSD लेते हैं तो आपको 300 TBW मिल रहा है। वहीं पे आप अगर 1 TB का लेते हैं तो 600 TBW टेराबाइट रिटर्न। तो जैसे जैसे कैपेसिटी यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे उस SSD का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितना बड़ी कैपेसिटी की SSD आप खरीदेंगे उतनी ज़्यादा दिन तक लंबी वो SSD आपको चलने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आप दिमाग में रख के चलिए। एक बार पैसा जा रहा है तो जाने दीजिए, बट जितना ज़्यादा आप अफोर्ड्स कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्टोरेज वाली SSD आपको खरीदना चाहिए। SSDs को फ्री स्पेस चाहिए होता है, जो मैंने वेयर लेवलिंग आपको वीडियो के पहले के सेक्शन में बताया है। पूरा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके मुकाबले 20% होना चाहिए, रिकमेंडेशन रहेगा। और एक्चुअल में अगर उससे कम स्टोरेज फ्री आपके सिस्टम पे रहती है, मान लो कि आपने 120 GB का SSD लगवाया है और 70-80 GB तक तो आपका विंडोज ही खा लेता है, बचा कुचा आपका 1-2 गेम्स अगर आप डाल देते हैं तो 100-110 तक वो चला जाता है। तो वेयर लेवलिंग के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचती है
और उसका नतीजा होता है कि एक तो आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलता है और दूसरी चीज़ उस SSD को आप खुद उसको मार डाल रहे हो। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप आई थिंक 500 GB मिनिमम SSD के साथ जाना चाहिए। अगर आप NVMe अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए SATA ले लीजिए, लेकिन आप मिनिमम 500 GB स्टोरेज डिवाइसेस का SSD आपको लगवाना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और भी है कि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स है वो पूछते रहते हैं, सर हमारा PC जो है ना वो बहुत ही पुराना है, उसके लिए मेरा लैपटॉप ये मॉडल का है, मेरा लैपटॉप सर ये मॉडल का है, तो मैं कौन सा SSD लगवाऊं। जहाँ पे आपको ये श्योर नहीं है कि आपको SSD कौन सी लगवाना चाहिए, वहाँ पे आप आँख बंद कर लीजिए और SATA 2.5 500 GB मिनिमम SSD जाके ले लीजिए। मैं श्योर शॉट बोलता हूँ कि आपके PC को सपोर्ट करेगा और चल भी जाएगा। अक्सर मेरे क्लाइंट्स और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, सर सुना है कि आपने SSD को रिकमेंडेशन किया है, और अभी क्या हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए भी SSD का इस्तेमाल कर लें? तो वहाँ पे मेरा आंसर थोड़ा अलग है। देखिए SSD जो है पावर्ड ऑन डिवाइस है, मतलब इसको पावर्ड लगता रहता है, वोलेटाइल जिसको बोल सकते हैं आप। जब तक इसमें पावर जाता है तब तक ये अच्छी तरीके से काम करता रहता है। मान लो कि आपका कार है, टू व्हीलर है, कि आप उसको महीने में हफ्ते में चला रहते हैं तो वो एकदम अपना मेंटेनेंस नहीं निकालती है, एकदम अच्छी चलती रहती है। ठीक उसी तरीके से SSD है। SSD को अगर उसको आपने ख़रीद लिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया और कम इस्तेमाल किया, तो फिर ये अपनी जो ज़िंदगी है इसकी कम होती जाती है और नतीजा ये धीरे धीरे डेड हो जाती है। तो इसका सीधा आंसर ये रहेगा कि एक्सटर्नल यूज अगर करते हैं तो आप हार्ड डिस्क के साथ ही जाइए। कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क की जो लॉन्जेटिविटी है एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए वो SSD से काफ़ी गुना अच्छी है। मेरा खास रिकमेंडेशन आप सभी को रहेगा, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए SSD सोच रहे हैं तो डोंट गो विथ SSD, बाय हार्ड डिस्क ओनली विथ रेप्यूटेड ब्रांड्स बिकॉज ऑफ द पावर्ड ऑन डिवाइस। एंड द सेकंड वन इज, अगर आप उस एक्सटर्नल SSD के लिए आप मान लो कि ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी फाइल घंटों में मिनटों में इधर उधर करना पड़ता है, तभी आप एक्सटर्नल SSD के साथ जाइए। और उस टाइम पे सैमसंग की जो शील्ड करके आती है T7, ये शॉक प्रूफ है, प्रोटेक्टेड डिवाइस है, ऊपर से भी नीचे गिरता है तो भी ये डिवाइस जो छोटा मोटा एक्सीडेंट्स है उसको आराम से सहन करने की क्षमता रखती है। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, सैमसंग एक बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है, आप सभी जानते हैं, और उनका खुद का एक अपना नाम है SSD इंडस्ट्रीज में। तो आप सैमसंग का T7 शील्ड करके आता है, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस SSD को आप एज एन एक्सटर्नल SSD देख सकते हैं, और उसमें ऐसे कुछ अंडरलाइन फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो ऐसे बनाया गया है कि रफ एंड टफ यूज मिलिट्री ग्रेड स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया है। तो वो कहीं आप ये वाटर रेसिस्टेंट भी है, और आपको जो स्पीड उसमें मिल जाती है वो बहुत ही लाजवाब स्पीड मिल जाती है। हाँ, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे आपको रिकमेंड करने के लिए हिचकिचा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिनकी ज़रूरत है उनको वो लेने की सोचनी चाहिए। अदरवाइज गो विथ हार्ड डिस्क ओनली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू बाय एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अभी कुछ प्रो टिप्स दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और आप इसको कहीं ना कहीं अपना पूरा PC जो आपके हैबिट्स है या फिर आपका PC का एक्सपीरियंस है उसको रिलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी सबसे बड़ी राय आपको और स्ट्रांग रिकमेंडेशन जिसको बोल सकते हैं वो है,
आपका जो पीसी है उसका टेम्परेचर आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पीसी आपका गर्म आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप उसको शट डाउन कर दें। पीसी टेम्परेचर तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे लैपटॉप ले लीजिए, चाहे पीसी ले लीजिए, जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा है वो आपके पीसी के, लैपटॉप के या फिर आप जिसको मोबाइल के अंदर के कंपोनेंट्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पीसी टेम्परेचर पे अपना ताबा रखिए। आपके जो एसएसडीज है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, वो लंबे देर तक चलते रहेंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, परफॉर्मेंस ड्रॉप भी नहीं होगा और जल्दी फॉल्टी भी नहीं होंगे। ये मैं डंका ठोक के आपको बोल रहा हूं। इसलिए ज़्यादा करके जितने भी बड़े ब्रांड्स है जिनका अरबों खरबों में अपना पीसी मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस है, सारे लोग देखते हैं कि पीसी का या फिर लैपटॉप का या फिर मोबाइल का टेम्परेचर को कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। जो डिवाइसेस का टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसको कंट्रोल कैसे करने का, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करके और अटेंशन देने की ज़रूरत कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा। तो वो रहा पीसी टेम्परेचर पे ध्यान रखिए। आपका अगर एसएसडी आपको कई सालों तक लेके जाना है, कई तरह के एसएसडीज के हीट सिंक्स आते हैं ऊपर से उसको लगवाने के लिए, उनको लगवाइए और आपका पीसी का, एसएसडी का टेम्परेचर को कंट्रोल में हमेशा के लिए आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है फैमिली का डेटा या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी, अपना लेन देन या फिर मान लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा आपको एसएसडी के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पावर डाउन डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज करने के लिए कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क के मुकाबले कम है। तो अगर ऐसा कोई डेटा आप स्टोर करने की सोच रहे हैं जो आप लंबे सालों तक 20, 30, 50 सालों तक आपका डेटा वहाँ पे सेफ रहना चाहिए, तो गो ओनली विथ हार्ड ड्राइव। हाँ, उस एक हार्ड ड्राइव के भरोसे पे ना रहे, दूसरे हार्ड ड्राइव के अंदर भी रखिए। 2 कॉपी रखिए, 3 कॉपी रखिए और उन कॉपीज़ को अलग अलग लोकेशन पे डालिए। मान लो कि एक कॉपी मेरा पूना में है और दूसरा कॉपी मेरा अपने गांव नागपुर में है, या फिर तीसरा कॉपी जो है वो दिल्ली में है। तो एक जगह पे भगवान ना करे कुछ इंसिडेंट भी हो जाता है, अगर आग लग जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, लेकिन आपका जो दूसरे लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर किया हुआ है वो कॉपी वहाँ पड़ी है, वो अभी भी सेफ है ना। तो आप ऐसे ज़्यादा कॉपीज़ बना के रखिए और उनको अलग अलग लोकेशन पे उनके स्टोर करने के इस पे रखिए। ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसमें मैं किसी दिन डिटेल में आपको बताऊंगा। आज के लिए इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करते हैं। स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए, अगर आप लंबे अवधि के लिए डेटा स्टोर करने की सोच रहे हैं तो हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना चाहिए। कुछ मेरे मित्रों ने मुझे पूछा कि सर हमारा पीसी बहुत स्लो है और पहले रैम लगवा ले या फिर एसएसडी लगवा ले, क्या लगवा ले, इतना तो पैसा नहीं है कि दोनों एक साथ में लगवा ले। तो दोस्तों रैम जो है ये एसएसडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आप रैम लगवा लीजिए और फिर एसएसडी अपग्रेड करवा लीजिए। दोनों एक साथ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अभी वो कैसे चेक करना है, दोनों में से एक ही चीज़ को आपको डिसाइड करना है, तो मैं कैसे चेक करूं? तो उसके लिए दोस्तों आपका पीसी अगर विंडोज़ है, उसके लिए विंडोज़ के टास्क मैनेजर पे आप क्लिक कर लीजिए। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस के अंदर चले जाइए। परफॉर्मेंस के अंदर जाने के बाद आपको 2 चीज़ें देखनी है। आपको देखना है कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन आपके पीसी के अंदर कितना हो रहा है। अगर ये 70 के बिलो है, कंस्टेंटली बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर स्पाइक हुआ फिर नीचे गिरा, ऐसा नहीं, कंस्टेंट अगर 70% के ऊपर है तो आपको रैम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए। और सेकंड, अगर
आपका हार्ड ड्राइव भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैमसंग का यहाँ पे 870 EVO 1 TB स्टोरेज वाला डिवाइस मेरे सिस्टम पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है, ये जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग 10%, 15%, 20% कभी कभी, उसके ऊपर कभी नहीं गया है। 30% मान लो मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर जाके वो कहीं ना कहीं एक 50-60 के बीच में चलता रहता है, अदरवाइज हमेशा 10 के नीचे ही रहता है। अगर आपके पीसी का स्टोरेज डिवाइसेस का परफॉर्मेंस आपको कंस्टेंटली 100 पे ही रहता है, 80-90 के अबो ही रहता है, तो फिर एसएसडी भी आपको लगवानी है। बट प्रायोरिटी आपको रैम को देना है, क्योंकि रैम ही वो चीज़ है जो सबसे पहले आपके पीसी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पीसी में SATA 2 पोर्ट है, क्या मैं SATA 3 वाला एसएसडी लूँ तो चलेगा? चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा। जितने भी एसएसडीज के टेक्नोलॉजी हैं ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। मान लो कि आपने SATA 3 वाला एसएसडी ले लिया है, वो आप 2 में लगा सकते हैं। मान लो कि आपने NVMe PCI वाला एसएसडी ले लिया है Gen 4 वाला, वो आप 3 में भी लगवा सकते हैं, ज़रूर चलेगा। लेकिन Gen 4 वाला एसएसडी जो है NVMe, वो Gen 3 का स्पीड आपको देगा, Gen 4 का स्पीड आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही हालत इसमें भी रहेगी एसएसडी, SATA एसएसडी में। SATA 3 वाली जो एसएसडी है वो आपको, अगर आप उस SATA 2 के इस पे लगवा रहे हो, उसे कनेक्टर पे, इंटरफेस पे जिसको बोल सकते हैं, उस इंटरफेस पे आपको भले ही आपका SATA 3 एसएसडी है, बट आप उसको लगवा रहे हो ना SATA 2 पे, तो आपको SATA 2 की स्पीड मिलेगी। आगे बात करते हैं। आगे कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सर बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं कि वो बोलते हैं कि आप जो आपका एसएसडी है उसको डीवीडी के जगह पे, डीवीडी रोम जहाँ पे लैपटॉप में होता है या पीसी में होता है, वहाँ पे कैडी में डाल के उसको लगवा लीजिए। वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको कम मिलेगा, ये आप नोट करना चाहिए। कैडी में वहाँ पे आपको एसएसडी लगवानी है, तो वहाँ पे कैडी का जो इंटरफेस है वो बहुत बार आईडीई कंट्रोलर पे चलता है, और आईडीई कंट्रोलर एक लीगेसी कंट्रोलर है जो ASCII के भी पहले आया था। ASCII जो है वो SATA को सपोर्ट करने वाला टेक्नोलॉजी थी, उसके पहले जो था वो आईडीई कंट्रोलर का था। सो आईडीई कंट्रोलर में आपको लगभग 300-400 Mbps, आई एम नॉट श्योर, वो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कुछ आपको सटीक और वो एकदम एक्यूरेट वाली स्पीड नहीं बता रहा हूँ, एक मैं अंदाज करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको 500-600 मेगाबाइट्स पर सेकंड वाली स्पीड नहीं मिलने वाली है अगर आप कैडी में डाल के डीवीडी राइटर के जगह पे एसएसडी डालने की सोच रहे हैं। तो वहाँ पे लगवाने से आप एक तो पैसा भी खर्चा कर रहे हैं और आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए वो भी ना मिलेगी, तो मतलब क्या बनता है यार हार्ड डिस्क को निकाल ले, वहाँ ही लगवा लीजिए हार्ड डिस्क के जगह पे, और चाहे तो हार्ड डिस्क को वहाँ ट्रांसफ़र करवा लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ मेरे मित्र बता रहे थे सर मैं कोडिंग करता हूँ, मैं गेमिंग करता हूँ, दोनों चीज़ एक साथ करता हूँ, तो क्या करूँ यार। कोडिंग भी करते हो, गेमिंग भी करते हो, और बची कची कुछ कसर होगी वो भी कर लीजिए, लेकिन ये सब करते समय DRAM वाली SSD अगर लेते हैं, NVMe, अगर आपका PC उसको सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो आप एक बार मैन्युफैक्चरर्स के वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। अगर NVMe Gen 4 विथ DRAM लगवा लेते हैं तो क्या बात है, बल्ले बल्ले है। तो फिर ओके, सो अगर आप SATA 2.5 SSD लेने की सोच रहे हैं तो फिर गो विथ क्रूशियल का जो MX 500 GB का स्टोरेज वाली डिवाइस आती है। ये लगभग दोस्तों आपको 5,500-6,000 के बीच में प्राइस जो है अप डाउन होता चलता रहता है, लेकिन 5,500-6,000 में ये काफ़ी अच्छी SSD बन जाती है, बिकॉज ऑफ इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें है ना
इसका परफॉर्मेंस में आपको 700 मेगाबाइट्स पर सेकंड का आपको स्पीड मिल जाता है। और एक नामी गिनी चुनी कंपनी है, SSD में इसका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, तो इस कंपनी को आपको लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो कंट्रोलर है वो माइक्रोन का खुद का कंट्रोलर है, तो इसकी वजह से ये स्पीड जो है आपको बाकी कंपैरेटिवली किसी भी और SATA SSD के मुकाबले अच्छी मिलती है इस प्राइस ब्रैकेट में। हालांकि आप सैमसंग के साथ भी जा सकते हैं, आप वेस्टर्न डिजिटल के भी साथ जा सकते हैं, बट मेरा खुद का ओपिनियन है, मैंने काफ़ी मेरे क्लाइंट्स डेली मेरे पास से ये SSD बहुत सारी लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस ब्रांड का प्रमोशन करना है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके 2 पैसे कम खर्चा हो और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो गो विथ दिस SSD इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल एंड अ गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस ब्रैकेट इन SATA 2.5 SSD। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये SSD तमाम तरीके के PC को सपोर्ट करती है, तो आप इस SSD के साथ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी इसके आगे में जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सारे के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वहाँ से आप खरीदेंगे तो वो एफिलिएट्स लिंक रहेंगी, वहाँ से आप कुछ खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत मदद चैनल को भी मिल सकती है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव वेस्टर्न डिजिटल का SN850। ये Gen 4 वाली SSD है और इसका जो आपको स्पीड मिलने वाली है वो 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिलने वाली, काफ़ी लाजवाब स्पीड आपको इसके साथ मिलने जा रही है। और सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल एक ही कंपनी है आजकल, तो ये भी बड़ी एक रेपुटेड ब्रांड है PC मार्केट में। और इसका एंडुरेंस जो है वो कंपैरेटिवली एंडुरेंस, लॉन्जेटिविटी एज वेल एज प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो एंड सपोर्ट, ये जितने भी पैरामीटर्स है सभी में ये SSD खरी उतरती है। तो इसमें दोस्तों कम से कम आप 500 GB का SSD लेना चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी इसकी जो खासियत है वो ये Gen 4 वाली SSD है, NVMe की SSD है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी टॉप नॉच अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस आपको चाहिए। और आप खास करके गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो KC3000 किंगस्टन की ये NVMe SSD आती है, इसके भी आपको ज़रूर अपने बाइंग लिस्ट में शामिल करना चाहिए। अभी जो NVMe SSD में आपको रिफ़र करने जा रहा हूँ वो उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क करते हैं अपने PC पे, गेम खेलते रहते हैं, एडिटिंग करते रहते हैं, कोडिंग करते रहते हैं लगातार। उसको PC को बेचारे को सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है और हर दिन उन पे काम चलता रहता है। ऐसे PCs के लिए लंबे अवधि के लिए अगर आप कोई SSDs देख रहे हैं तो सीगेट का फायरकुडा 530 मार्केट में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर किसी SSD की है तो इस SSD की है। इस SSD की इस प्राइस ब्रैकेट में इस SSD की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लाजवाब है। लगभग 2500 TBW टेराबाइट रिटर्न की इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नॉर्मल यूज़र को ये मेरे हिसाब से बहुत सालों तक, अगर आप उसको नॉर्मल यूज़ करते रहते हो, बहुत सालों तक इस SSD को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गो विद दिस SSD अगर आपका काम बहुत ही इंटेंसिव है। अगर आप सैमसंग के डाई हार्ड फ्रेंड है और आप सैमसंग की ही SSD देख रहे हैं तो सैमसंग में जितने भी Gen 4 वाले SSDs है वो काफ़ी महंगे हैं, बट Gen 3 की जो ये SSD मैं आपको स्क्रीन पे अभी शो कर रहा हूँ 980 जो 500 गीगाबाइट्स के स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको मिलेगी। 3500 की Mbps स्पीड है इसकी और
एक डिसेंट काइंड ऑफ SSD आप मैं इसको कहूँगा, जहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो इसमें बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है, क्योंकि ये सैमसंग की तरफ से है तो लंबे अवधि के लिए आपको चलती रहेगी। जहाँ तक आप गेमिंग नहीं कर रहे हो या फिर बहुत एक्सटेंसिव काम नहीं कर रहे हो, बाकी सारे तमाम तरीके के जो जितने भी यूज़र्स है वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और आराम से इस SSD का भी, सैमसंग के SSD का भी कुछ बात अलग ही होती है। तो इस प्राइस रेंज में दोस्तों 4000 में आपको एकदम अच्छा प्रोडक्ट आई थिंक मैं समझता हूँ मिल जाएगा। सो गो विद दिस सैमसंग 980 500 GB कैपेसिटी वाली Gen 3 SSD। हाँ, यहाँ पे ये याद रखिए ये Gen 3 है, तो गो विद दिस। आप इसको मनलुप्त इसका आराम से इसका मज़ा उठाइए। 4000 में दोस्तों ये काफ़ी अच्छी SSD आपके लिए साबित होगी। सो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और मैं समझता हूं कि इस वीडियो ने बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प की होगी एक अच्छी SSD को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कुछ सवाल अभी भी घेर रहे हैं तो उस हालात में कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ आपका PC का मेक, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और आप क्या काम करते हैं, अगर ये चीज़ों के साथ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम कोशिश करेगी आपके सवालों के आंसर आपको वहाँ पे डालें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले किसी खास, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।